एक समय की बात है। स्वर्ण नगरी राज्य में महाराज सूर्यदेव का राज था, जो एक न्यायप्रिय राजा थे और अपने लोगों के साथ शांति से जीवन बिता रहे थे। एक दिन अचानक मंत्री मानसिंह सभा में बोलते हुए, महाराज, प्रजा में आक्रोश बढ़ गया है। किसी ने बगावत कर दी है और सब चिल्ला रहे हैं कि हमें राजा से न्याय चाहिए। क्या कह रहे हैं मानसिंह? प्रजा ऐसा क्यों कर रही है? पता नहीं महाराज, लेकिन चलिए आप स्वयं ही देख लीजिए। महाराज जल्दी से खड़े होकर महल के बाहर गए और वहाँ बहुत सारे लोग खड़े थे। महाराज ने पूछा, क्या हुआ प्रजाजन, आप सब क्यों एकत्रित हुए हैं? रामू कहता है, महाराज, हमें पता चल गया है, हमारे राज्य पर आने वाले खतरे के बारे में आपने प्रजा से बात छिपाई है और हमें अंधेरे में रखा है। हमें ऐसे राजा नहीं चाहिए जो अपनी प्रजा को खतरे के अंधेरे में ढकेले। कैसी बात कर रहे हैं आप? कैसा खतरा? हमें नहीं लगता कि हमने आपसे कुछ छुपाया है। महाराज क्रोधित होकर बोले, मंत्री जी, ये लोग किस बहकावे में आ गए हैं? क्या कोई प्रजा को भ्रमित कर रहा है? परेशान मंत्री ने अपने सैनिकों को बोला, जाओ और आप सब जाकर देखो ये सब कौन बातें फैला रहा है और प्रजा को शांत करो। देखिए, आप सब हमें थोड़ा वक्त दीजिए, हम पता लगाएंगे हमारे राज्य से खिलवाड़ कौन कर रहा है। अगर कोई खतरा होगा तो भी हम अंधेरे में दिए की तरह हमारी प्रजा के लिए बलिदान की आग में जलते रहेंगे। महाराज के भारी शब्दों से प्रजा शांत हो गई और उनके सैनिकों ने भी प्रजा को सकुशल घर तक पहुंचाया। लेकिन जिस तरह हर रोशनी के पीछे एक छाया होती है, उसी तरह एक शांत राज्य में तूफानी लहरें होती है। ये महाराज ने ठीक नहीं किया। राज्य में हर कोई जानता है कोई बड़ा खतरा आने वाला है और हमारे महाराज बोल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं। रामू भाई, मुझे तो अब इस राजा पर भरोसा ही नहीं रहा। पता नहीं कब अपनी प्रजा की बलि दे दे। अरे हरिया, वो तो ठीक है। मैंने तो सुना है हमारी जमीनों में भी राजा ने कटौती की है। वो आदमी कह रहा था राजा हर खेत से 2-2 गज जमीन निकाल कर बड़ा प्रदेश बना रहा है। कांतिया की बात सुनकर सब डर गए। राज्य के लोग राजा के विरुद्ध होने लगे थे। उन्हें लगा कि राजा उनके पूर्वजों की भूमि जबरदस्ती छीन रहा है। उसी वक्त एक अनजान आदमी आता है। अरे भाई, आप लोग सिर्फ इतना ही जानते हैं, अभी तक तो आपको पूरी सच्चाई भी पता नहीं है। देखो भाई, तुम इतने दिनों से हमें ये सब बता रहे हो, हमने राजा को ये बताया नहीं है, लेकिन तुम अपना चेहरा क्यों ढांके रहते हो? भाई ऐसा है, मैं नहीं चाहता कि राजा का कोई सैनिक मुझे पहचान ले और फांसी की सजा दे। जब से मैंने लोगों को सच बताया है, मंत्री मानसिंह के लोग पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब बता कौन रहा है। तुम और क्या कहना चाहते थे? मुझे तो पता चला है कि महाराज वो जमीन इकट्ठा करके अपने पड़ोसी राजा विक्रम सिंह को बेच देना चाहते हैं। राजा और रानी मिलकर ज्यादा शक्तिशाली बनने के लिए एक अनुष्ठान करने वाले हैं, जिसमें एक शैतान आएगा और उसके सामने 1001 लोगों की बलि भी देंगे। क्या कहा? बलि देंगे? और पता चला है कि पहले उस शैतान ने महाराज को मारने के बारे में सोचा था, तो महाराज ने उससे सौदा किया है। दोनों अनुष्ठान करेंगे और वो राजा को ताकतवर बनने में मदद करेगा और महाराज उसे हर 15 दिन में 1001 लोगों की बलि देगा। इसलिए तो महाराज और उसके सैनिक लोगों को पकड़ रहे हैं, जिन्हें समय आने पर मार दिया जाएगा। हम नहीं मानते इस बात को। मेरी ना सही, महान अघोरी शुक्रसेन की तो मानोगे ना? सब सोचने लगे और आपस में बात करने लगे। क्या महान शुक्रसेन जिंदा है? सुना था उसे तो महाराज ने ही मरते हुए देखा था, किसी जानवर का शिकार बन गए थे।
वो हमला भी महाराज ने ही करवाया था। आप चाहें तो वो सामने वाली पहाड़ी पर तपस्या कर रहे हैं, जाकर खुद पूछ लीजिए। इतना कहकर भवन वहां से चला गया। उसे पता था प्रजा राजा पर भड़क तो गई है और उसी गुस्से को और भी भड़काने के लिए उसने उन्हें रहस्यमय अघोरी शुक्रसेन से जाकर मिलने को कहा। हम कल ही हमारे गांव के बुजुर्ग को साथ लेकर कुछ लोगों के साथ सामने वाली पहाड़ी पर जाएंगे, और अगर उस रहस्यमयी आदमी की बात में सच्चाई है तो महाराज को हमारे क्रोध और विद्रोह का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल, हम वैसा ही करेंगे। महाराज अभी भी चिंता में है। मंत्री जी, पता चला कौन ऐसी बातें फैला रहा है? नहीं महाराज, लेकिन सुना है कोई एक अनजान आदमी है जो प्रजा को आपके विरुद्ध भड़का रहा है। कौन हो सकता है? हमारे तो कोई दुश्मन भी नहीं। महाराज, मुझे तो चिंता हो रही है। क्या होगा? इतनी बड़ी प्रजा को भ्रम हो गया है कि आप प्रजा के अहित में कार्य कर रहे हैं। हमें चिंता हो रही है। जल्द ही उस बगावतकारी को पकड़ना होगा और प्रजा के सामने दंड देना होगा। दूसरे दिन सुबह होते ही कुछ लोग भवन की बातें सुनकर शुक्रसेन के पास जाने के लिए निकल पड़े। घने जंगल के बीच में पहाड़ी आई, जहां अघोरी तंत्र मंत्र करता हुआ दिखाई दिया। काले लंबे बाल, काली आंखें, मुंह पर और पूरे शरीर पर काले कलर से चित्र बने हुए विचित्र से डरावने दिखाई देने वाले अघोरी को देखकर पहले तो सब डरने लगे, लेकिन उसने उनके सामने देखकर हंस दिया तो सब थोड़ा शांत हुए। राजा हमें मिटा देना चाहता है, क्या ये सच है? रामू ने गुस्से में ऊंचे स्वर में अघोरी से पूछा। मिटा देना? अरे नहीं, वो तुम लोगों को धीरे धीरे उस शैतान के सामने परोसता जाएगा। अगर राजा ने प्रजा को मिटा दिया तो राज कहाँ करेगा? भवन ने हमें बताया था कि आप एक अघोरी हैं जो हमें इस संकट के सामने लड़ने की शक्ति देंगे और बदला लेने का मौका देंगे। अरे श्श्श, चिल्लाओ मत, भंवर गुस्सा हो जाएगा। ये भंवर कौन है? उसी वक्त एक बड़ा और खूंखार भेड़िया आता है और प्रजा के सामने घुर्राने लगता है। सब उसे देखकर डरने लगी। अरे श्श्श, बेटा, ये प्रजा है, इसे बचाना तुम्हारा काम है, इन्हें डराओ मत। शुक्रसेन के इशारे पर भंवर शांत हो गया और सब हैरानी से देखने लगे। देखो, तुम लोग घबराओ मत, मैं महाराज को हराने की एक योजना देता हूँ। तुम लोग जाओ और जाकर सूर्यसेन को बता दो कि अगर उसने राज्य नहीं छोड़ा, अगर उसने प्रजा के सामने हिंसा करना नहीं छोड़ा, तो आप लोग राज्य ही छोड़कर जंगल में रहेंगे। इससे उसका काम तो आसान हो जाएगा। महामूर्ख, ऐसा नहीं है। भला प्रजा के बगैर राजा क्या करेगा? कौन उसे कर देगा? कौन शक्ति देगा? सब शुक्रसेन की बातें मानकर महल के सामने फिर से खड़े हो गए। महारानी और महाराज दोनों थे। महाराज, आपने हमारे भोले लोगों के साथ जघन्य अपराधी खेल खेला है। खबरदार रामू, अगर ऐसी अपमानजनक बातें की तो हमने प्रजा की सुख सुविधा और सुरक्षा के अतिरिक्त आखिर जीवन में किया ही क्या है? एक राजा को बिना वजह गुनहगार ठहराना राजदोष है और आपको उसकी सजा मिल सकती है। माफ कीजिए माता, लेकिन अब हम आपकी प्रजा नहीं हैं। हम हमारे भविष्य को खतरे में नहीं डाल सकते। क्या मतलब है? अगर आपने महल नहीं छोड़ा, राज्य नहीं छोड़ा, तो सारी प्रजा आपका राज्य छोड़कर जंगल चली जाएगी। हम विद्रोह कर देंगे। हमें नया राजा चाहिए। क्या कहा? नया राजा चाहिए? महारानी, मेरा तो कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता।
हमने तो सब पड़ोसी देशों से मित्रता रखी है। इस वक्त हमें हमारे वफादार बाज और हमारे घोड़े की आवश्यकता है। महाराज बाज और भीमा को याद करते हैं। भीमा, मुझे मदद चाहिए। आज उड़ता हुआ और भीमा दौड़ता हुआ आया। प्रजा ने भी हल्ला बोल दिया और सब महाराज को चिल्ला चिल्ला कर जाने का बोलने लगे। चले जाओ या हम चले जाएं। हमें एक नया राजा चाहिए। मुख्य द्वार बंद कर दो। हम पहले पता लगाना चाहते हैं कौन ये सब करवा रहा है। उसके बाद ही हम राज्य छोड़ने की बात पर सोचेंगे। और महाराज ने दरबार में अपने कुछ विश्वासों के साथ सभा की। मान सिंह, आपको कुछ पता चला? महाराज, वो आदमी हमारे सैनिकों पर भारी पड़ा। 10 सैनिक उसके पीछे गए थे, लेकिन उसने सबको मार डाला। महाराज, आप पर आरोप है कि आप राज्य के लोगों की बलि शैतान को देना चाहते हैं और उससे आपकी शैतानी ताकत बढ़ाना चाहते हैं। आप नगर के लोगों की जमीनों में कटौती करके एक बड़ा भूभाग पड़ोसी देश को बेचना चाहते हैं। आपने पहले भी ऐसा किया था। मान सिंह, क्या अनाप शनाप बातें कर रहे हैं आप? माफ कीजिए महाराज, लेकिन ये सब प्रजा को कहा गया है और आपके विरुद्ध भड़काया गया है। राजन, एक बात सुनिए। अगर प्रजा हमारी धरती छोड़कर चली गई तो पूरी दुनिया में आपके नाम की थू-थू होगी। ठीक कहती हो महारानी, लेकिन हम करें क्या? इस वक्त प्रजा हित में और उनके मान सम्मान और शांति के लिए हमें राज छोड़ देना चाहिए। कहीं चैन की सांस लेकर अच्छी रणनीति के साथ प्रजा को भड़काने वाले को पकड़ने की योजना बनानी होगी। ठीक कहती हैं महारानी, लेकिन राज्य छोड़कर कहाँ जाएंगे और फिर राज्य का पालन पोषण कौन करेगा? अभी तो इस राज्य का कोई वारिस भी नहीं है। किसी अपने भरोसेमंद को गद्दी पर थोड़े दिनों के लिए बिठाने के लिए हमारे कुलगुरु की आज्ञा ले लीजिए। फिर दोनों राजा और रानी अपने कुलगुरु के पास गए। महाराज, दुविधा का विषय है और समस्या गंभीर है। अब मैं क्या करूं गुरुजी? देखिए महाराज, चंद्रा देवी ठीक कहती हैं। थोड़े दिन राज्य छोड़ दो और योजना बनाकर दुश्मन को पकड़ो। जैसी आपकी आज्ञा। सुनो 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 गांव वालों, महाराज सूर्यसेन राज्य को छोड़कर जंगल में जा रहे हैं और जब तक नया राजा प्रजा तय नहीं करती तब तक सेनापति और मंत्री मानसिंह को राज्य का राजा घोषित किया जाता है। सब खुश हो गए। ये महाराज इतनी जल्दी मान कैसे गया? महाराज, मुझसे आपकी ये हालत देखी नहीं जा रही। हम कोई और रास्ता निकाल लेंगे। चलिए महल वापस। मंत्री जी, अगर मुझे अपनी प्रजा का विश्वास वापस जीतना है तो मुझे उनका दर्द महसूस करना होगा। मुझे समझना पड़ेगा क्यों ये सब हुआ, और वैसे भी पूरे देश की प्रजा मुझसे नाराज है। ठीक है महाराज, मैं आपके निर्णय का मान रखता हूँ और आपके काम की चीजें रखवा देता हूँ। फिर मंत्री जी महाराज के लिए एक बड़ी कुटिया बनवा देते हैं। वहाँ काम की चीजें, कपड़े और कुछ स्वर्ण मुद्राएं भी रख देते हैं। महाराज का घोड़ा भीमा और बाज वही उनके पास में। अब आज्ञा दीजिए महाराज। मानसिंह हाथ जोड़कर चलने लगे। महाराज उन्हें जाते देखते रहते हैं। आप सब कितने भोले हैं। महाराज के जाने से खतरा टल गया क्या? मंत्री को राजा तो बना दिया, लेकिन वो तो जंगल में भी शैतान के साथ मिलकर अपना काम कर सकता है। जंगल जाकर महाराज आपके दिल जीतने का ढोंग कर रहा है। अगर राजा ने अपने पाप कबूल नहीं किए, शैतानी काम बंद नहीं किए, तो जल्द ही हम पूरे राज्य को जलाकर राख कर देंगे। सबने उस आदमी का समर्थन किया। फिर हंसता हुआ भवन एक घोड़ा आया, उसके ऊपर बैठकर चला गया। उधर महाराज को यह संदेश स्वयं मंत्री जी ने दिया। जल्दी ही पकड़िए मंत्री जी उसको, वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है।
कोशिश जारी है महाराज, लेकिन एक अघोरी की बात भी पता चली है। वहां पर वो जाता है और उससे मिलकर ये करता है। सुना है जो वो बोले वो प्रजा सच मान ले। ऐसा काला जादू किया है उस अघोरी ने। ऐसा सुनकर सूर्यसेन क्रोधित हो गए। शुक्रसेन, तुम्हारा अंत आ गया है। महाराज अपने घोड़े पर वहां जाते हैं और शुक्रसेन तांत्रिक विधि कर रहा था। वहां पर जाकर उसे ललकारा। शुक्रसेन, कहाँ है तुम्हारा आतंकवादी चेला भवन? तुम दोनों मेरी प्रजा को गुमराह कर रहे हो। अघोरी शुक्रसेन हंसने लगता है। फंस गए ना जाल में। तुम्हारा ही इंतजार था राजन। जल्द ही राज्य के खजाने से मुझे 20% का इनाम मिलेगा। भवन तो यहाँ नहीं आ सकता, भंवर को मिल लो। भेड़िया घुर्राता और शिकारी चाल चलता महाराज के सामने आया। महाराज ने सीधे ही तलवार निकाल ली। मार डालो इन दोनों को। खुखारता हुआ भेड़िया भीमा और सूर्यसेन की तरफ आया और महाराज उससे लड़ने के लिए आगे आए, लेकिन भेड़िए ने छलांग लगाई और भीमा बीच में आ गया। भीमा, नहीं! इस छोटी सी तलवार से तुम कुछ नहीं कर सकते। भेड़िए ने घोड़े को मार डाला और राजा की ओर आने लगा। पीछे से मंत्री जी आए और महाराज को पकड़ लिया और अपने घोड़े पर बैठा कर ले गए और झोपड़ी में लाए। मेरा भीमा! अच्छा हुआ महाराज, आप बच गए। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जा रहा हूँ। आप उस अघोरी के पास मत जाना। मंत्री जी चले गए अपने घोड़े पर। भीमा को क्या हुआ? अब महाराज इस जंगल से कहीं भी नहीं जा सकता। अब उसे सबके सामने सूली पर चढ़ाने का काम भी जल्द ही करूंगा। मत रोइए महारानी, हम जान गए हैं दुश्मन कौन है। कौन है? मान सिंह ही भवन है। राज्य की लालच में उसने अघोरी के साथ हाथ मिला लिया और अब हमें मरवाने की तैयारी में है। क्या कहा? हमारे राज्य के मंत्री ही हमारे दुश्मन हैं? अब सोचना ये है कि सच्चाई सामने कैसे लाई जाए। भीमा की कुर्बानी खाली नहीं जाएगी। शैतान तो मिल गया, अब शैतान की ही बलि देनी पड़ेगी। देखिए, हमारे अघोरी जी पर राजा ने हमला कर उन्हें मारने का प्रयास किया है। अब महाराज इस राज्य के लिए खतरा बन चुका है। सब आक्रोश में आ गए थे और सोच रहे थे कि तभी हमें महाराज को मारना होगा, मान सिंह को ये बात बताकर। क्या कहा? महाराज की इतनी हिम्मत? अपने पापों को तो मानते नहीं और एक अघोरी जैसे सन्यासी को मारने चले हैं। महाराज, किसी निर्दोष देशभक्त साधु को मारना राजद्रोह के बराबर है और उसके लिए मृत्यु दंड ही मिलना चाहिए। लेकिन महाराज को मृत्यु दंड? आप चाहते हैं ये राज्य प्रजा को खो दे? नहीं नहीं, मैं विषय की गंभीरता समझ गया हूँ। सैनिकों, सूर्यसेन को जल्दी ही बंदी बनाया जाए और नगर के चौराहे पर लाया जाए। वहाँ पर उसका फैसला होगा। सैनिक महाराज को बंदी बनाकर नगर के चौराहे के बीचों बीच सजा देने खड़ा कर देते हैं। नहीं नहीं, छोड़ दो महाराज को। ये उनके विरुद्ध मानसिंह की एक चाल है। मेरी चाल? महाराज ने प्रजा को मारने का निर्णय लिया था और अभी हम राजा हैं। प्रजा की रक्षा करना हमारा धर्म है। राज्य के लालच में आकर इतना बड़ा धोखा। प्रजा प्रजा करता राजा प्रजा को ना समझ पाया, ना दिखा उसे अपने मंत्री का काला साया। और सबसे बड़ा विश्वासघात तो तब हुआ जब राजा का अपना ही मंत्री अघोरी के संग मिल गया और राज्य में जुल्मों का सैलाब लाया। अब हमारे नए राजा को बदनाम मत करो। राजा मानसिंह की, राजा मानसिंह की। अपनी जय जयकार सुनकर मानसिंह
फूलने लगा और खुश होकर बोला, अब मैं आपकी रक्षा की प्रतिज्ञा करता हूँ और आपके दुश्मन को अपना दुश्मन मानकर दंड देने का आदेश करता हूँ। सैनिकों, सूर्यसेन गद्दार को फांसी की सजा दी जाए। ये सुनकर ही महारानी रोने लगी। नहीं, महाराज निर्दोष है, महाराज निर्दोष है। राज्य मिलते ही मानसिंह का पूरा चेहरा ही बदल गया। वो बोला, चंद्रा, एक देशद्रोही और प्रजा दुश्मन को महाराज कहती हो? तुम शायद भूल गई हो, अब हम नए राजा हैं। अब तुम हमारी रानी हो। उससे दूर किया जाए रानी को और हमारे कक्ष में तैयार होने के लिए भेज दिया जाए। नहीं नहीं, पहले हमारे पास लाया जाए और उसके सामने दुश्मन को फांसी दी जाए और फिर हमारे कक्ष में विवाह के लिए तैयार किया जाए। सैनिक रानी को पकड़ लेते हैं और वो छटपटाने लगती है। उसे मानसिंह के नजदीक लाया जाता है। मानसिंह को ऐसा करते देख लोगों में भय का माहौल छा गया। सूर्यसेन भी रो रही थी। आखिर ये सब क्या हो रहा है? हे ईश्वर, बुराइयों का साथ मत दो। फांसी दे दो राजा को। सैनिक महाराज को फांसी देने जा रहे थे, तभी रुको। राजगुरु को देखकर मानसिंह गुस्सा हो गया। राजगुरु, इस समय? नहीं नहीं, इनको बीच में नहीं आने दे सकता। छटपटाती रानी भी बोली, गुरुजी बचाइए। इस मामले से दूर रहिए गुरुजी। हम राजद्रोह के गुनाह में सूर्यसेन को सजा दे रहे हैं, प्रजा की रक्षा के लिए। गुरुजी थोड़ा सोचते हैं, प्रजा को देखते हैं। प्रजा आक्रोश में है। रुको, मुझे एक बात बतानी है। प्रजा को सच्चाई दिखानी है। कैसी सच्चाई? मैं सिर्फ एक ब्राह्मण नहीं, एक तपस्वी भी हूँ और मेरे पास थोड़ी शक्तियाँ भी हैं। मैं आपको एक दृश्य दिखाता हूँ। अपनी जादुई शक्तियों से गुरु एक चमत्कारिक रोशनी में एक दृश्य दिखाते हैं। मैं राजा को फंसाकर उसका राज्य और रानी चाहता हूँ। वो बहुत खूबसूरत है। मुझे राज्य के धन से धनवान कर देना। वादा रहा। ठीक है, मैं प्रजा पर काला जादू करूंगा जिससे तुम्हारी हर एक बात उनको सच लगेगी। लेकिन ध्यान रहे, अगर उन्हें पता चलेगा हमारे विषय में तो सब नष्ट हो जाएगा। फिर दृश्य के ओझल होते ही प्रजा आक्रोश में आ जाती है। सूर्यसेन खुश हो जाते हैं और सूर्यसेन बोलते हैं, यही है सबसे बड़ा खतरा राज्य के लिए। आपको गुमराह करके हमें मरवाने की साजिश की है। मानसिंह ने असली राजद्रोह किया है, इसे सजा मिलेगी। माफ करिए महाराज, आप ही हमारे राजा हैं। इसको सबके सामने फांसी दे दी जाए। सैनिकों, बड़ी सेना और हथियार लेकर अघोरी के पास जाओ और ध्यान रहे, वो भेड़िया खतरनाक है, तो बड़ी सावधानी से उसे पकड़ना। हम उस अघोरी को भी सजा देंगे और उस जानवर को दूर रेगिस्तान में छोड़ देंगे। भीमा के लिए दुख होता है। मानसिंह को फांसी दी जाए। मैं सोच रहा था क्यों मेरी प्रजा मुझे दुश्मन समझ रही है, लेकिन ये एक पूरा जाल था और दोनों देशद्रोहियों ने मिलकर हमारी प्रजा को अंधविश्वास में उलझा दिया था। एक राजा कभी प्रजा का दुश्मन नहीं, रक्षक होता है, लेकिन उसे भी अपनी प्रजा से रक्षा की उम्मीद रहती है।